हाय बच्चा लोग, सभी का हाल समाचार सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। देखो, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था रिवीजन क्लासेस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया था। अब कुछ टॉपिक फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। होप करते हैं कि पार्ट 1 वाला जो वीडियो होगा वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर कोई पर्सनल डाउट होगा तो मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का या व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, जिससे आप कोई भी पर्सनल डाउट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है, इस पे आते हैं। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस पे आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोगों को शायद पहले वाले टॉपिक में मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ हम लोग क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने अगर देखूं मैं तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने कवर कर लिया। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कवर हो, ये कवर हो गया, मैं कट कर दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर कवर हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कवर हो गया। अब हम लोग 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे चलते हैं। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब टर्म इसका है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्यों, ठीक है, समझते हैं इस चीज को। लिमिटिंग वर्ड बना है, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो लिमिटिंग वर्ड बना है लिमिट्स। किसी चीज को लिमिट करना। लिमिट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को रोकना। कहना क्या चाह रहा है इससे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है। सपोज करते हैं H2 + O2 से बन रहा है क्या, H2। कुछ और भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज करिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। 2 और यहाँ 2 हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इससे पता चला हम लोग को, अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, मोल के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो मोल के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को रेशियो मिल चुका है क्या, कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल वाटर बना रहा है, ठीक है। अब इस चीज को सपोज कीजिए क्वेश्चन में पहले से गिवन दिया रहे। सपोज करते हैं ऐसा, क्वेश्चन में पहले से क्या रहे, गिवन दिया रहे कि 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 10 मोल ऑक्सीजन के साथ। सपोज करते हैं ऐसा दिया, ठीक है। तो बताइए कितना वाटर बनेगा, या क्या क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा इसमें। क्वेश्चन मान लीजिए सपोज कि ये पूछ दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या है, डायरेक्टली वही पूछता है, ठीक है। तो उस पे आते हैं। अब देखिए, हम लोगों को पता चल चुका है कि 2 मोल में कितना रिक्वायरमेंट है, 1 मोल का। 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। यानी सिंपल भाषा में अगर समझे तो हम बोल सकते हैं क्या, कि 2 रुपये में 1 चॉकलेट खरीदना। अब हमारे पास 10 रुपया है, तो चॉकलेट कितना खरीदेंगे, 2 रुपया में 1 चॉकलेट ले रहे हैं, तो 10 रुपये में हमारे पास कितना चॉकलेट मिलेगा, 5 चॉकलेट मिलेगा। ये हाफ हो रहा था तो ये भी हाफ हो जाएगा। यानी 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें मात्र 5 मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जिससे 2 मोल में 2 मोल बनता था, तो ये 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना बनेगा, 10 मोल वाटर ही बनेगा। सॉरी, यहाँ 70 हो गया है, ठीक है। और 10 मोल ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रिमेनिंग आप चेक करेंगे तो यहाँ 5 मोल ऑक्सीजन क्या रह गया, बचा रह गया। और यहाँ पे 0 मोल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब यही समझना, लिमिटिंग रिएजेंट कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन में खत्म हो जाए, जिसके कारण रिएक्शन रुक जाए, लिमिट हो जाए। मतलब रिएक्शन होने वाला था और हो सकता था, लेकिन जिसके खत्म होने के कारण रिएक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा आप, तो ये हाइड्रोजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन है हमारे पास। अगर हाइड्रोजन और होता तो रिएक्शन हो सकता था, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होने के कारण हमारा रिएक्शन रुक गया। तो जिसके खत्म होने के कारण हमारा रिएक्शन रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इस केस में वो क्या है, हाइड्रोजन हमारा जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट में इसको लोग LR भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब ये केस को जरूरी नहीं कि सिर्फ मोल में होगा, ये वॉल्यूम में भी हो सकता है, मास में भी हो सकता है, कोई भी चीज में हो सकता है, ठीक है। जिसके कारण रिएक्शन रुक जाए, जिसके कारण रिएक्शन क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, इसीलिए टर्म पड़ा था क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन बचा हुआ था बट हाइड्रोजन क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन तो करेंगे ही हम लोग, ठीक है, अलग से क्वेश्चन सीरीज में ही। अभी अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है, इसका जरूरत आगे पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली वेपर डेंसिटी और कुछ नहीं है, बोलता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस को
PM गैस अपॉन RT एंड PM H2 अपॉन RT। अब देखेंगे यहां से तो ध्यान से, तो सिंपली हमको दिख रहा है क्या, RT से RT गया, यहां देखिए प्रेशर से ये प्रेशर गया। अब बच गया हमारे पास क्या, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। दिख रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का मास अगर आप चेक करें तो कितना होता है, 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ गैस, अरे यार आज क्या हो गया, गैस को डबल डबल लिख रहा हूं मैं। देखो मास ऑफ गैस बाई कितना, 2। अब यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आप सिंपली चाहे तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ करनी, सिंपली आप याद रख सकते हैं ऐसे भी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी जितना हमारा वेपर डेंसिटी होगा उसका दुगना हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। बस आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे ना, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ऐसे खास क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ इसका यूज कहाँ आता है, तो जनरली केमिकल जब इंपेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका वेपर डेंसिटी गिवन रहता है, तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ता है, तो उस चीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए हम लोग को जब भी कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद लिए या कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी खाने का चीज हो या कोई भी यूज का प्रोडक्ट हो, आप देखते होंगे पैकेट के पीछे में हमेशा लिखा रहता है इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये है, यानी हर चीज का एक कंपोजिशन दिया रहता है कि इस प्रोडक्ट में कौन सा चीज कितना परसेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। अब परसेंटेज वर्ड बना है परसेंटेज, ठीक है, परसेंट से बना है, ठीक है, तो हम लोग को परसेंट निकालना है, ठीक है। परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता था, 100, मतलब पर 100 में कितना वो चीज प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं किसी कंपाउंड के बारे में कि केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, ठीक है। हमारे पास देखिए बड़ा आसान सा एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, CaCO3, ठीक है। अब ये CaCO3 के बारे में सुने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ये, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लें हम, तो एक कैल्शियम है तो 1 × 40 प्लस एक कार्बन है तो 1 × 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, दैट इज 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 60 और प्लस 40 100, सही है। अब देखिए मोलर मास हो गया कितना हमारे पास, 100 ग्राम, इसका 100 ग्राम पर मोल इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का मास कितना हमारे पास इस कंपाउंड में, 40, तो 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल इंटू कितना। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक बार लिख दे रहा हूं एक फार्मूला, मान लीजिए फार्मूला नहीं बट सिंपल सा है, मास ऑफ कैल्शियम यानी वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू क्या 100। अब देखिए कैल्शियम का मास कितना है इस कंपाउंड में 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 100 और इनटू कितना 100, 100 से 100 चला गया तो बचा कितना हमारे पास 40%। उसी तरह से देखिए अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन का मास कितना है 12 डिवाइड बाई टोटल इनटू कितना 100, इसमें कितना आ गया 12%। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है 48। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मास 16 तो 16 लिख लिए, नहीं, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 है। हमारे पास यहाँ कितना एटम है, 3 एटम है, तो 3 एटम का मास लेंगे ना, तो 3 एटम का मास कितना होता है 48, तो 48 बाई 100 इंटू कितना 100, 48 पर। ये पहले भी ऑलरेडी आप क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके हो, 9 क्लास में भी ये चीज पढ़ना था, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ना था, स्टार्टिंग में एक चैप्टर था। हाँ, अगर आप आईसीएसई से पढ़े होंगे तो 9 में भी पढ़ना था और 10 में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह, ठीक है। अगर आप आईसीएसई पढ़े होंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको पहले से ये चीजें क्या होंगे क्लियर होंगे, क्योंकि वो 9th और 10th में ये सब चीजें पढ़ने रहते हैं वहाँ पे, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। कभी कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अब कभी आप परसेंटेज निकालना सीख गए, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी चीज का परसेंटेज दिया रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कई एक बार ऐसा पढ़े होंगे बचपन में Na2CO3 × X2, ये फॉर्मूला देखे तो पता चल गया ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका है, वॉशिंग सोडा का। अब देखिए वॉशिंग सोडा के केस में क्या कहानी है ये समझिए, ठीक है। हम जानते हैं, ऐसे तो हम लोग को पता है कि X कितना है, ठीक है, बट कभी कभी क्या रहता है ऐसा दिया रहेगा कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वाटर क्रिस्टल का
गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास वाटर क्रिस्टल जो है इसका टोटल परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 62.9% होता है। अब पूछेगा बताइए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितना, तो हम चाहेंगे तो इसको भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ऐसे बता सकता हूँ, बट ऐसे सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये तो कितना होता है, 10 होता है, 10 मोल होता है, आपको पता होगा पहले से भी, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। आप चाहे तो इसको नॉर्मली यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से परसेंटेज यहाँ वाटर का निकालना है। जो फॉर्मूला यहाँ लगाऊं पहले टोटल मास निकाल लेंगे, फिर वाटर का मैं ऐसे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किन्हीं को अगर डाउट होगा तो इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले मोलर मास निकालना है इसका। सोडियम का मास कितना होगा 2 × 23 और प्लस कार्बन है तो 1 × कितना 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 और प्लस वाटर का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 और 16 + 2 18, तो कितना हो जाएगा ये 18x। इसको ऐड कर लीजिए 46 + 12 + 48 और प्लस 18x, ठीक है। 48 + 12 60, 60 + 40 106 प्लस क्या 18x, ठीक है। अब इसको 18 को प्लस मत कर लेना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बीर जो 18 को भी प्लस कर लेंगे, ठीक है, वो सब मत करना तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है तो वाटर का मास कितना है 18x डिवाइड बाई टोटल कितना है 106 + 18x इंटू कितना 100 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 62.9% हो गया। अब इसका यहाँ से वैल्यू निकालना है, अब वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस हो गया, यही तो है। क्लियर हो गया बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक जहां भी अगर देखो किसी बच्चे को, मैं लाइव क्लास तो भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है ये। अगर किसी बच्चे को भी डाउट होता है तो आप, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप का और टेलीग्राम चैनल का भी, ठीक है, कि अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी लाइव क्लास नहीं, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है। जब अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं लाइव क्लास भी फर्दर लूंगा, ठीक है। बट अभी पर्सनल अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को। अब परसेंटेज कंपोजिशन के बाद देखिए हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। बहुत बार सुने थे, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, ठीक है। बड़ा आसान सा चीज़ है, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट में मैं MF लिख रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, बोला था इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। आप चाहें तो साथ साथ में भी लिख सकते हैं या तो बाद में भी वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे इसका PDF जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा, ठीक है। इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर जो एटम का प्रेजेंट होता है, जितना होना चाहिए उतना ही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है। अब ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, अब देखो लोग इसको पढ़ने का, हमारे यहाँ ये है तो लिखा हुआ ग्लूकोज, बट हमारे बिहार में ना इसको लोग आम चल की भाषा हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकोज, ठीक है। बट हम लोग ग्लूकोज ही पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े, ठीक है। अब ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, छोड़िए इस बात को। फॉर्मूला इसका क्या होता है C6H12O6, ठीक है। मतलब इसमें कार्बन का 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है 6। ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बट अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला की, EF की, ये क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज द simplest ratio of number of atoms present in a molecule or a compound, molecule और a compound, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो एग्जैक्ट नंबर था एटम का, उसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया है एटम्स का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ग्लूकोज को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है 6C6H12O6, ठीक है। आप इसमें दिख रहा होगा आपको क्या, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कॉमन ले लेंगे, कॉमन दिख रहा है क्या हमारा 6, इसका रेशियो ले लीजिए 6:12:6, यानी 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, यानी हमारा यहाँ से रेशियो आ गया क्या C1H2O1 एंड दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया बात, ठीक है। यानी अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ निकाल के लाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बच्चा कॉमन ले सकता है, ठीक है। 3-4 का बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, कॉमन ले सकता है। अब एग्जाम में हमारे पास आएगा यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो बोले सर क्या प्रॉब्लम है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहुंच जाएंगे वहाँ पे,
तो प्रॉब्लम में 6 पता कैसे चलेगा कि कॉमन क्या? अगर मान लीजिए पता ही नहीं तुमको है तो तुमको कैसे पता चलेगा C1H2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा? ये तो हमको पता ही नहीं, और फॉर्मूला तुमको पता, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नाम नहीं भी तक कंपाउंड का, तो कैसे कर पाएंगे उस चीज को? ठीक है, तो उसको करने के लिए एक तरीका दिया गया, बोला कि जो कॉमन ले रहे हैं नंबर, ठीक है, यहाँ कॉमन कितना लिया था हमने? 6 लिया था कॉमन, ठीक है, तो उसको मान लेते हैं n। अब इस n को निकालने के लिए एक फॉर्मूला देके रखा है लोग, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है 180, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है, जब भी मौका मिले आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास की मास करें तो इसकी मास, इसका मास जो होता है वो होता है 30, ठीक है, आप चेक कर लेना, ठीक है, बाद में कभी 0 से 0 कैंसिल हो गया, आगे हमारा n का वैल्यू क्या 6, यानी ये 6 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पहुंच जाएंगे। अब दिमाग में आता है बच्चे का डाउट, तो सर क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया रहेगा? क्योंकि फिर तो आपने बता दिया क्या ये मेरे पास है, इससे तो मैं ये निकाल लूंगा, ये फिर कहां से लाऊंगा? जब ये पता ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालूंगा? आपने तो बता दिया ग्लूकोज है इसलिए 180 आपको पता था, आपने लिख लिया। मान लीजिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ये गिवन दिया रहेगा तो इससे इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो निकाल नहीं सकते, और कंपाउंड मेरे को पता नहीं है कि मैं निकाल लूं, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन रहेगा, या तो इसका निकालने का कोई कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कभी कभी वेपर डेंसिटी भी दिया रहता है। तभी कुछ देर पहले मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि वेपर डेंसिटी से अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर लेंगे, उससे क्या निकल जाएगा? हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे तो बेसिक था, लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला एग्जाम में जो आते हैं एक्चुअली ऐसे नहीं आते, ये नहीं कि ये दिया ये निकाल लिए, वो दिया ये निकाल लिए, नहीं, हमारे पास गिवन रहता है जनरली परसेंटेज कंपोजिशन। अब उस परसेंटेज कंपोजिशन से वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन देखो रखा है तुम्हारे लिए, जिससे हम लोग कर पाएंगे। देखिए हमारे पास दिया है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 49.3% कार्बन है, 6.8% 84% हाइड्रोजन है, इसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 73। और यहाँ पे देखिए एक चीज और था, यहाँ पे शायद आई थिंक लगता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, ठीक है, और इसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है उस कंपाउंड का 73। तो पूछ रहा है बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग को देखो कार्बन का परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता तो नहीं है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, टोटल 100% ही होता है, तो 100 में क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। कितना माइनस कर लेंगे भाई, तो देखो 49.3% क्या हमारे पास है, कार्बन है, और 6.84% क्या है, हाइड्रोजन। अब कुछ बच्चा लोग यहाँ क्या कांड करता है, बस बता दे रहा हूँ, कांड करने वाले लोग हमारे यहाँ बहुत होते हैं। 49.3, अब इसको ऐड करेंगे 6.84, 43 अब ऐसे करके लोग कुछ लोग ऐड करके रखते हैं, ठीक है, ये तरीका नहीं ऐड करने का, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ महानुभाव ऐसे जो इस तरह का तरीका करते रहते हैं, ठीक है। बचपन से पढ़ते आओ कि पॉइंट वाले को क्या रखते हैं, हम सामने रखते हैं 4, 8 + 3 1 यानी 11, और कैरी 1 है 9, 10, 6, और 4 + 1 कितना हो गया 5। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? देन आफ्टर अब 56.14 पॉइंट लगा के 0 लगा लीजिए यहाँ पे, इसको माइनस कर लेंगे, 10 - 4 6, 9 - 1 8, और 9 - 6 3, एंड 9 - 5 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना आ गया 43.86%, ठीक है, पता चल गया। अभी सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें बेसिक सा कैलकुलेशन, तो मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपको पता था आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। मैं इसीलिए जानबूझ के इस तरह को बता रहा हूं ताकि आप हर छोटे से छोटे मतलब जो बेसिक से भी आप पढ़ रहे होंगे ना आपको समझ में आएगा आसानी, जो पहली बार भी पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन हमारा, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन, पहले तो एलिमेंट का नाम लिखेंगे। देखिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा टेबल में, एलिमेंट आएगा। एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, तो एलिमेंट हमारे पास है पहला कार्बन, देन आफ्टर क्या है हाइड्रोजन, एंड देन आफ्टर क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इसका परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है भाई देख लेते हैं। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 49.3%, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.84%,
और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसका आ गया कितना 43.86। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता दें, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, तो एक चेक करने का ये भी तरीका है, टोटल जितने भी कम एलिमेंट का परसेंटेज, कभी कभी ऐसा होता है कोई मान लीजिए, जैसे मान लो अभी कुछ देर पहले मैंने जब कर रहा था देखा कि 49.3% कार्बन है, 6.8% हाइड्रोजन है। अब बच्चा लोग इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करके बना लेता है। मुझे कैसे पता चला कि ऑक्सीजन भी होना चाहिए यहाँ पे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोई कंपलसरी नहीं है ना कि ऑक्सीजन होना जरूरी है। फिर भी मुझे कैसे दिमाग में आया ये बात, एक्चुअली इसलिए आया ना कि मैंने देखा कि इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज समेशन करने पे 100 नहीं आ रहा था। परसेंट मतलब टोटल 100 आना चाहिए था, 100 नहीं आ रहा है। तो चेक करने का ये भी एक तरीका है। देखिए आप 49.3% कार्बन था आपके पास, 6.84% क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब आपके पास ऑक्सीजन कितना है 43.86%। अब इसको ऐड करने पे टोटल 100 आना चाहिए। अगर 100 आ रहा है इसका मतलब आपका परसेंटेज कंपोजिशन जो लिखे हैं आप सही लिखे हैं, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, 6 + 4 10, कैरी 1 8, 3 + 1 4, 12, कैरी 2, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20, कैरी 2, 4 + 4 8 + 2 100। दिख गया, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग का गलत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे एलिमेंट का। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक, देखो एग्जैक्ट एटॉमिक मास लिख पाना तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब रट के तो रखते नहीं हम लोग उतना। ठीक है, हाँ कार्बन का 12 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे। अब ये नहीं 12.006, 1.008। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 16। ठीक है, ये हमारा मास नंबर से काम चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। अब ये एटॉमिक रेशियो क्या होता है, तो एक्चुअली एटॉमिक रेशियो और कुछ नहीं बल्कि परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास। परसेंटेज कंपोजिशन को अगर एटॉमिक मास से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एटॉमिक रेशियो मिलेगा। अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 49.3 डिवाइडेड बाई 12, 6.84 डिवाइडेड बाई 1, 43.86 डिवाइडेड बाई क्या 16। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सही करना है। ठीक है, अगर गलती से गलती हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गलती से गलती होने पे तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि गलती ना हो, कोशिश करें आप इसको अवॉइड करने का। ठीक है, आप मिनिमम कम से कम 2 डिजिट का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके चलेंगे। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम तत्काल के लिए अभी कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, बट आसान कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि इजी हो हमारे लिए, जल्द से जल्द कर ले। 49.3 डिवाइडेड बाई 12 और हमारा आ रहा है वैल्यू कितना 4.10 के अप्रॉक्स मान के चलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना 6.84 और ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा, ये वैल्यू कितना आ रहा है 43.86 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 2.74 के समथिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब देखिए जब ये वैल्यू सारा पता चल जाए देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो जो हमारा वैल्यू देने वाला है। सिंपलेस्ट रेशियो, यही हमारा नीट था, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा दिखे, इन तीनों वैल्यू में सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा सा। सबसे छोटा वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 2.74 है, तो सबको 2.74 से डिवाइड कर दीजिए। 4.10 डिवाइडेड बाई 2.74, 6.84 डिवाइडेड बाई 6.84 डिवाइड बाई क्या 2.74 और 2.74 डिवाइडेड बाई 2.74। सही है, इसमें कोई डाउट है? अब इसको भी डिवाइड कर लो, 4.10 डिवाइडेड बाई 2.74 कितना आ रहा है हमारे पास 1.49, यानी अप्रॉक्सीमेट 1.5 के अप्रॉक्स सही है। ठीक है, 1.5 सही है। देन आफ्टर अब दूसरा करते हैं, 6.84 डिवाइडेड बाई 2.74, ये आ रहा है 2.49, यानी कि अप्रॉक्सीमेट कितना है 2.5 के अप्रॉक्स। ठीक है, और देन आफ्टर 2.74, इसको तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं भाई, तुरंत दिख रहा है 1। अब देखो जब हमारे पास वैल्यू ये 1.5 के या 2.5 एग्जैक्ट है, जैसे मान लो ना अगर वैल्यू आ रहा है 1.403, मान लो 1.4 आ रहा है तो हम उसको 1 मानते हैं, यानी 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, 1.4 उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं। अगर 1.6 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, उसको अप्रोक्सीमेट 2 मान के चलते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है
तो सीधे मल्टीप्लाई कितने से, 2 से करेंगे ताकि होल नंबर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हमारा होल नंबर रेशियो आ जाएगा आसानी से। ठीक है, इसको होल नंबर रेशियो लिख सकते हो, होल नंबर रेशियो, और यही हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू 2 3, 2.5 इंटू 2 5 एंड देन आफ्टर 2 1 जा 2 3। यानी हमारा यहाँ से निकल गया क्या, इम्पेरिकल फार्मूला। अब क्या निकल गया इम्पेरिकल फार्मूला हमारा, ठीक है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इम्पेरिकल फार्मूला हमारा आ गया क्या, C3H5O2। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया क्या, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, आंसर ये नहीं है, आंसर पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको n का वैल्यू चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम लोग पढ़े हैं क्या, थोड़ा सा मैं साइज रिसाइज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जगह कम पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए इतना में वो हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको। अच्छा, अब देखिए ये 3 है, मोलर फार्मूला के लिए क्या चाहिए, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब n चाहिए, तो n के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं दिया हुआ सर, तो कैसे बनाएंगे, दिया ना, एक चीज निकालने के लिए दिया, वेपर डेंसिटी देके रखा है लोग। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी देके रखा है, इसका मतलब क्या है, वेपर डेंसिटी कितना हमारे दिया 73। अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला पढ़ा था क्या, वेपर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू क्या, 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई क्या, एम्पेरिकल फार्मूला मास। सही है, तो हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है जी हमारा 73 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए, यानी इसका मास निकालना है। चेक कर लीजिए कितना होगा, C3H5O2 से निकालेंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसका मास क्या निकालेंगे, 3 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 5, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और प्लस 2 इंटू कितना 16, 12 3 जा 36 प्लस 5 एंड प्लस 32। ठीक है, देखिए 36 और 32 48 सॉरी 68 और प्लस 5 73 आ रहा है, उड़ गया, बच गया कितना हमारे पास 2। अब लाके 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 2 इंटू C3H5O2 क्या मिल जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारा आंसर जी। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, C6H10O4, ये आ गया हमारा क्या आंसर। समझ में आया सभी को, क्या करना है मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ध्यान दोगे यहाँ पे कार्बन, पहले तो चेक करना है क्वेश्चन में, कुछ लोग क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर देते। ठीक है, पहले तो चेक करना है कार्बन हाइड्रोजन पूरा टोटल जो परसेंटेज दिया हुआ एलिमेंट, ठीक है, उसका परसेंटेज टोटल 100 आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सारे एलिमेंट को लिखेंगे, देन आफ्टर परसेंटेज कंपोजिशन को, यहाँ पे ये 49 था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 49 है। ठीक है, ठीक, अब ये परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिए, एटॉमिक मास लिख लेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालने वाला था, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड देन आफ्टर सिंपलेस्ट रेशियो। अगर पॉइंट में आ गया, मैं बताऊं कि एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है, 2.4, अब मान ली 1.1 आ रहा है तो 1 ही मानेंगे उसको, लेकिन एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि 1.5 इंटू 2 3 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा निकल गया क्या, ये मिल गया हमारा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला का रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, n चाहिए था, n कैसे निकलता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर लिए, 2 इंटू 73, एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकाल के लाए, 73 आया, कट गया, मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया ये आंसर, यही हमारा क्या है आंसर है। आसान है ये करना, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन का ना आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद वीडियो पॉज कर सकते हैं या पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे मैं और भी क्वेश्चन से जाऊंगा तो प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट फिर भी आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप अगर किसी भी टीचर पर डिपेंडेंट रहेंगे, किसी पर डिपेंडेंसी शो करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, किसी पे भी डिपेंडेंसी आपको शो नहीं करना, इवन टीचर पे भी नहीं। हाँ, टीचर आपके लिए हेल्पफुल इसलिए होते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर करा सकें, कहीं चीज़ों पे डाउट हो वो करा सकें। अब ये नहीं, क्वेश्चन बनाना है आपको, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सर कराएंगे जितना उतना ही करेंगे, वो करने से सिर्फ होने वाला नहीं है, आपको खुद से करना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुद से करेंगे नहीं तब तक होने वाला ये नहीं है, आपको खुद से करना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी आप इस चीज़ को सही से कर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर करवाएंगे तो ना। अब ये भी गलती करते हैं कुछ बच्चे लोग। ठीक है,
सर मैंने 10 क्वेश्चन बनाया, पता चला मैंने देखा कि 10 क्वेश्चन क्या बनाया हो जी तुम, तो पता चला वो CH4 का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहा था, CH4 का मोलर फॉर्मूला निकाल रहा था। आप ये भी ना करें। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा कहना है, ठीक है, मेरा ही नहीं सभी लोगों का कहना रहता है ये, ठीक है, कि आप 10 क्वेश्चन नहीं बनाए, आप एक क्वेश्चन बनाए जो 10 क्वेश्चन के क्या हो, बराबर हो, ताकि बाकी 10 क्वेश्चन जो बचा होता है ना उसको बनाने का कभी जरूरत ही ना पड़े। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है जो 10 क्वेश्चन के बराबर हो, ताकि दोबारा वैसा क्वेश्चन कभी भी आना। देखो मैं एक सिंपल सा अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान ली बचपन में आप पढ़ते थे, एनसीईआरटी की बात करें मैथ की, ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते थे लोग, ठीक है, फिर आर्य सवाल आया, फिर RD शर्मा आया, तो लोग बोलते थे क्या हमारे यहाँ कि RD शर्मा दादाजी हैं, आर्य सवाल पापा हैं, और जो एनसीईआरटी वो बाप बेटा है, ठीक है। मतलब दादाजी का क्वेश्चन यानी RD शर्मा क्वेश्चन बना लोगे तो आर्य सवाल का क्वेश्चन बाप का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर बाप का क्वेश्चन बना लोगे तो क्या बन जाएगा, बेटा का क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी का बन जाएगा। सेम डिट्टो यहाँ भी वही है, आप ऐसा क्वेश्चन बनाए ना जो बाकी 10 क्वेश्चन हो सबका बाप हो क्वेश्चन, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए और सारा समझ में भी आ जाए आपको, और सारा का सारा जो आपका टॉपिक का डाउट था वो क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन में, ताकि दोबारा 10 क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही ना पड़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना रहेगा तो कभी वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, वर्ड बहुत छोटा है, वर्ड क्या है ये, बड़ा छोटा है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन है बड़ा गोलमोल इसमें, ठीक है। ये मोल है लेकिन है बड़ा गोलमोल, ठीक है, बहुत सारा गोलमाल इसमें है, और बहुत सारे बच्चे का ये डाउट होता है, बट है बहुत आसान डाउट है। रीजन ये है डाउट होने का ना कि बस इसको अलग वे में लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ के रखें, ठीक है। आप इसको अगर नॉर्मल भाषा में पढ़ेंगे ना, अब नॉर्मल एक सोच लीजिए क्या, मोल कंसेप्ट नहीं बना रहे हम, सब्जी मार्केट गए, सब्जी खरीदने गए या दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, बन जाएगा। ये पूरा का पूरा यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है, अगर आप देखेंगे ध्यान से इसको। पहली बात तो ये समझते ये मोल है क्या, तो याद करिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट है क्या, मोल, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब हम मेजर करते हैं, मोल निकालते हैं, क्या इसका कंडीशन क्या है, ठीक है, उस पे आते हैं हम लोग, मेन टॉपिक पे आते हैं जो एक्चुअली पढ़ना है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसी से मेरा मेन काम होने वाला है। देखो पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं क्या, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। अब वो स्पीसीज में क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एक मोल किसी भी स्पीसीज को अगर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। सही है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इस नंबर को, ये नंबर है फिक्स, ठीक है, इसको बोलते क्या है, अवोगाड्रोस नंबर, या तो इसको अवोगाड्रोस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, विच इज डिनोटेड बाय सिंपली Na, समथिंग लाइक दिस। आप Na अवोगाड्रो नंबर में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, Na, ऐसा नहीं करना है, कुछ लोग ऐसा लिख लेंगे Na, अरे Na सोडियम होता है भाई, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे Na, नॉट अप्लीकेबल। आप ध्यान देंगे सब चीजों पे, ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का जरूर ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं लिख लेना है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ इसी तरह से लिखना है। जैसे बचपन में कभी होता ना, ये देखो कैसा है, ये बचपन का एक गलती भी होता था हमारा, ठीक है, कभी वैसा होता था ना, याद करो बचपन में कभी कोई आते थे बोलते थे अब ABCD लिख के दिखाओ, तो लोग बोलते थे पहले कैपिटल ABCD लिख के दिखाओ, तो ABCD बच्चा लिख लिया कैपिटल, अब बोल दिए कोई घर में अब स्मॉल ABCD लिख के दिखाओ, अब उसका स्मॉल देखो क्या होता था, ABCD, उसका आवाज भी उससे सुनोगे ना, बड़ा बच्चा से किसी छोटे बच्चे से अगर सुनोगे ना, कैपिटल भी से सुना ABCD, स्मॉल ABCD ABC, भाई उसका आवाज का टोन भी वो चेंज कर लेता है, जबकि लिखने बोलोगे तो देखो तो थोड़ा सा ये गलती के जैसा ही है, ठीक है, ये N को बड़ा लिखना है, थोड़ा A को छोटा लिखना है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है अवोगाड्रो नंबर का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है हमारा, अब ये नंबर मिल गया, अब लोगों को लगता है क्या नंबर लिख दिए सर, कैसे समझ में आएगा, क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझना भाई, फिक्स नंबर है, याद करो। तुम लोग नाम सुने हो, केला का नाम सुने हो, सबको पता होगा। अब सोचो 1 दर्जन केला खरीदने गए हैं, तो 1 दर्जन केला अगर खरीदने तो कितना केला मिलेगा मेरे को, 12 केला,
आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। बनाना लिख सकते हैं हम, ठीक है। केला लिख रहे हो, जाकर फील आता है केला सुनने में, बनाना फील नहीं आता, ठीक है। केला में फील आता थोड़ा, तो इसीलिए मैं केला बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 1 दर्जन केला है तो उसमें कितना केला होगा? 12 केला होगा 1 दर्जन में। क्लियर है? अब ये वैल्यू क्या है? फिक्स। अभी कोई जरूरी थोड़ी था कि केला कर देंगे तभी 12 केला होगा। अगर हम 1 डजन पेन खरीद लेंगे तो क्या 14 पेन हो जाएगा कि अभी 12 पेन ही रहेगा भाई? खरीद क्या रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब 1 डजन जो है सो मैंने मार्कर खरीद लिया तो क्या 12 केला हो जाएगा? फिर यहाँ की 12 मार्कर ही होगा। नंबर तो फिक्स हो गया ना, 1 डजन में 12 यूनिट होता है, ये फिक्स है हमारा। उसी तरह से 1 मोल में ये वाला नंबर क्या है? फिक्स है, इतना यूनिट होता है। अब तुम जो लोगे उसके हिसाब से क्या होगा? ये होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस चीज को। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल सर मैं सोडियम एटम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? सोडियम एटम। अब सोडियम एटम को लेंगे तो क्या होगा? तो बोलेंगे सर इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा। अब मैं पूरा ये नंबर नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में से क्या लिख रहा हूं? Na लिख रहा हूं, ठीक है। Na एटम्स होगा। अगर मैं बोलूं क्या 1 मोल सोडियम आयन है तो Na नंबर ऑफ क्या होगा? आयंस होगा। अगर हम बोले क्या 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम आयन बोले तो Na प्लस, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? यहाँ भी होगा Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हाँ, अब Na एटम्स ऑफ सोडियम, Na नंबर ऑफ आयंस, सोडियम का आयंस होगा, और यहाँ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका? वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। आप जो यहाँ लेंगे, जैसे वहां पे क्या था, केला खरीद रहे थे तो 12 केला हो रहा था 1 डजन में, पेन खरीदे तो 12 पेन हो रहा था। सेब खरीद रहे होंगे, मान लीजिए हम गिन के सेब काउंट करके खरीद रहे होंगे, ठीक है, सपोज करते हैं ऐसा कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो 12 सेब होगा। सेम डिट्टो यहाँ भी, अगर एटम यहाँ लेंगे तो एटम होगा, यहाँ आयन लेंगे तो इतना आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इतना क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। ये कैलकुलेशन क्या है? सिंपल है, फिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक क्या क्या है इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा जो है, अगला टॉपिक नहीं, सॉरी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हो गया। अब इसके आधार पे जो है ना आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? देखिए 1 मोल में, जैसे अब वापस केला पे चलते हैं, ठीक है। केला खरीदेंगे फिर से। 1 दर्जन केला में 12 केला था, सबको पता था 1 दर्जन केला में कितना केला है? 12 केला होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास 48 केला है, कोई पूछ दिया बताइए कितना दर्जन केला है जी आपके पास, तो क्या करेंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, दिख तो रहा होगा साफ साफ, 4 डजन है। 4 डजन ये आया कैसे? तो हम क्या करेंगे, 48 केला, ये क्या है? अननोन क्वांटिटी है। हमारे पास एक नोन क्वांटिटी है, 12 केला में 1 दर्जन होता है, डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा? 4 डजन आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेजरमेंट करते थे, मेजरमेंट पढ़ोगे, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। ये केला का नंबर अभी मेरे लिए क्या था? अननोन था। इन टर्म्स ऑफ डजन नंबर पता था 48, बट इन टर्म्स ऑफ डजन अननोन था, ठीक है। अब यहाँ इन टर्म्स ऑफ डजन ये फिक्स था कि 12 में कितना आता है? 1 ही डजन होता है। तो ये हमारा नोन टर्म, ये क्या हो गया? अननोन टर्म, ठीक। कंपैरिजन ऑफ एन अननोन टर्म विद अ नोन टर्म, दैट इज नोन एज मेजरमेंट, ठीक है। इससे हमको पता चल गया क्या? 4 डजन हो गया। सेम कहानी यहाँ भी होगा। अब इसके आधार पे हम देखें तो हमको पता चल गया क्या? 1 मोल में N नंबर ऑफ एटम्स होता है। क्या बोल रहा है? 1 मोल में हमारे पास क्या है? N नंबर ऑफ एटम्स। सही है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास Qn नंबर ऑफ एटम्स गिवन दिया हुआ है, तो बताइए कितना मोल होगा जी? तो कुछ नहीं करना, ये अननोन क्वांटिटी, ये नोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी को क्या करेंगे? हम नोन क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमको क्या? नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है बात? तो सिंपली चाहे तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला में याद रखें इसको। चलिए कोई 2D फिगर आ जाए हमारे पास जी जरा। तो इस वाले में फॉर्मूला में रख दे रहा हूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमारा जी? देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम राज का बात है बता दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम राज का बात एग्जाम हॉल में याद रखना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये राज का बात है, एग्जाम हॉल में याद रखेंगे आप। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर।
अवोगाड्रोस नंबर। सही है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, तो इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं n से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को qn से, और अवोगाड्रो नंबर को किससे, na से। ये मिल गया हमारा मेन फार्मूला, n इज इक्वल टू qn बाई na। एक फार्मूला मिल गया हमारा इस वाले टॉपिक से, इस वाले टर्म से। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट इनका ये था कि 1 मोल में इतना होता है। दूसरा ये बोलते हैं 1 मोल का मास किसी भी स्पीसीज का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, ये कितना होता है भाई, तो 1 मोल स्पीसीज का मास बोलते हैं ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, या तो हम बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के मोलर मास के बराबर होता है। आप जो बोले दोनों चलेगा। ठीक है, आप बोले या तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, या तो बोले हम क्या कि मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है इसमें। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम बोले क्या कि 1 मोल हमारे पास, सर मान लेते हैं ऐसा कि 1 मोल हमारे पास सोडियम एटम है। ठीक है, मैं वही ले रहा हूँ जो ऊपर लिया था। ठीक है, 1 मोल सोडियम एटम है, तो इसका मास कितना होता है 23 ग्राम। सही है, अगर मैं बोलूँ सर 1 मोल सोडियम आयन होगा, तब भी मास कितना होगा 23 ग्राम, क्योंकि मास से फर्क नहीं पड़ेगा आयन से, क्योंकि आयन बनने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं, और ऐसे भी मास में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल होता है। अगर हम बोले 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो तो क्या होगा सर, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो मास भी फिक्स हो गया, हर एलिमेंट के लिए, हर कंपाउंड के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसी के आधार पे चाहे तब इसके लिए भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा रिसाइज कर रहा हूं। अब इसके आधार पे फॉर्मूला निकाल सकते उसी तरह से, जैसे मान लो सपोज करो क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर सब्जी मार्केट में चलते हैं। आपको क्विंटल पता होगा। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। आप बोल दें मैं क्या कि मेरे पास 500 केजी है। ठीक है, 500 केजी है, कितना क्विंटल होगा, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 क्विंटल आ जाएगा। सेम डेट तो यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जैसे क्विंटल था, नंबर ऑफ क्या है मोल्स है, फिर कंपैरिजन कर लेंगे। सबका मोलर मास क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हम चाहें तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब जो मास मेरे को दिया रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, मोलर मास। आप इसको शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू W बाई एम नॉट। सही है, अब इसको भी चाहे तो बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी जरूरत है। कलर ठीक है ना जी, रेड, हाँ चलो रेड ही रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात को रेड ही में रखना चाहिए, पता नहीं कौन सा रिक्स वाली बात है। तो इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है इन लोग का। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड वाले का ना बड़ा प्रॉब्लम है, अपने हिसाब से सारा ऐप बना के रखे हैं। अब जैसा वो चाहेंगे आप ऐसा ही करिए, इनके हिसाब से चलिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर चाहेंगे ना इसमें करना, चलने नहीं देंगे। उसी तरह से दुनिया का हाल है, आपको अपने हिसाब से चलने नहीं देंगे। ठीक है, इसी बात पे मैं एक छोटा सा 2 लाइन बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे दादाजी हमेशा बोला करते थे, शायद आपको समझ में ना आए, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको अच्छे से। ठीक है, मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे ना, ठीक है, 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत। अब लीक का मतलब क्या होता है, कभी आप देखे होंगे, अगर कभी विलेज साइड में गए होंगे तो, या गांव में आप गए होंगे, आप भी गांव से कोई बिलोंग करते होंगे, सिटीज़ में तो ये कम मिलता होगा, लेकिन अगर गांव से आप बिलोंग करते हो तो आप देखे होंगे। लीक मतलब होता है ना, कभी कभी खेत में खलिहान में क्या होता है ना, बार बार आने जाने से, गाड़ी जाने से ना एक रास्ता जैसा बन जाता है, घास पूरा दब जाता है, जिससे रास्ता जैसा दिखता है कि वो एक्चुअली में एक रास्ता, एक रोड है। तो उसको लोग गाँव में लीक बोलते हैं, लीक। ठीक है, इसको लीक बोलते हैं लोग, हिंदी में लोग ना गाँव में इसको लीक बोला करते हैं। ठीक है, तो लीक लीक गाड़ी चले। गाड़ी हमेशा क्या चलता है, वैसे जगह चलता है जहाँ रोड हो, जहाँ रास्ता हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं चला जाता। तो लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत। कपूत समझते हो, ओ वैसा बेटा जो अच्छा ना हो, इसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा बच्चा। ठीक है, लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत, लीक छोड़कर शेर चले, शायर और सपूत। लीक छोड़ के शेर, अगर जंगल में अगर शेर अगर रास्ता बनाया ना जंगल में, कभी भी शेर उस रास्ते पे नहीं चलेगा। शेर शायर, शायर कभी भी ना एक लीक पे नहीं है। ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसा लिख रहे, सब उसी पे जैसा लिखने लगेगा। ठीक है, वो अलग ही लिखेगा, अपना दुनिया बनाएगा, अपने हिसाब से लिखेगा, अपने तरीके से लिखेगा। और उसी तरह से दूसरा क्या है,
तीसरा क्या है, शायर और सपूत। लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत, लीक छोड़कर शेर चले, शायर और सपूत। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दोगे। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम बोले इसको अगले स्लाइड में, एक स्लाइड में इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तब समझेंगे इसको। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या, n इज इक्वल टू क्यू एन बाई एन ए, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू क्या, w बाई एम नॉट। अब दो फॉर्मूला, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले इक्वेशन नंबर कितना 2, दो इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब देखो n इज इक्वल टू क्यू एन बाई एन ए और ये n इक्वल टू क्या है, w बाई एम नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एन बाई एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम नॉट। अब देखो इसका यूज समझते हैं, कहाँ पे क्या यूज होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स, देखो ये वाला वैल्यू तो क्या है, फिक्स है हमेशा, ये वैल्यू तो कोई जरूरत ही नहीं, कभी फिक्स होता है। मोल दिया रहेगा तो पार्टिकल पूछेगा, पार्टिकल दिया रहेगा क्या पूछेगा, मोल पूछेगा। फिर ये वाला वैल्यू क्या है, फिक्स है। मास दिया रहेगा, मोल पूछेगा, मोल दिया रहेगा, मास पूछेगा। यहाँ पे देखो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, क्या पूछेगा भाई यहाँ, तो मास दिया रहेगा तो पार्टिकल पूछेगा, पार्टिकल दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, मास पूछेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले बार देखो, अब ये टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हमारा टॉपिक है, अब स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अब वो स्टार्ट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इस पे रहते हैं हम लोग, मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, अवोगाड्रो गैस लॉ वाला। ठीक है, उसको भी यहीं पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, याद करो, पहले पढ़ाया था मैं, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, याद होगा। अवोगाड्रोस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो। अब देखो ये भी n के बराबर है, अगर इन तीनों को अगर आपस में मिला दिया जाए, मान लो इस इक्वेशन को भी इससे मर्ज कर दिया जाए तीनों को। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लें हम। हाँ, लेकिन ये कंडीशन कब होता है, जब एसटीपी होता है तब होता है। ठीक है, तो अगर तीनों को मिला दूं मैं तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू एन बाई एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम भी अपॉन 22.4 लीटर। अल्लाह, मिल गया मेरा फार्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रखोगे तो ये मोल कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखो स्टोइकोमेट्रिक मोल कंसेप्ट ना कुछ है नहीं, वो इसी पे बनता है। बस क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव लिखा रहता है, उसको समझना है कैसे करना है, बस वो फर्क है। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि इसमें ज्यादा कुछ फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्यू एन बाई एन ए, डब्ल्यू बाई एम नॉट, वॉल्यूम बाई, हाँ बस ये याद रखोगे, ये वाला वैल्यू कब लगेगा, जब एसटीपी रहेगा तब। ये दोनों तो बिना एसटीपी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एसटीपी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, होप समझते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इस स्लाइड को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता ही चुका हूँ पहले भी। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, और जिसको इसको डाउट रहेगा आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर किसी को और कोई डाउट रहे तो वो पूछेंगे, और तत्काल के लिए मैं क्या करता हूँ, आप प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ क्या, कि आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद से ही प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, चलो ठीक है। For any doubt, WhatsApp channel link and Telegram channel link are in description. Please share your experience in comment box. For more videos, subscribe the channel Study with Talent Academy.